हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखो, अभी ग्लोबल अप्स एंड डाउन्स लगातार बने हुए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर तो चल ही रहा था, पर उसके पैरेलल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल पे अटैक किया, उसके बाद में इसराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता चला गया। और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट भी एक नया रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सवाल उठता है, क्या ईरान इजराइल युद्ध के रूप में ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक नई मुसीबत तैयार हो रही है क्या? क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो जब पूरी ग्लोबल सिस्टम की बात करें तो हम बिल्कुल भी अछूते नहीं हैं। हम भी यहां पर कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमारे इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर। दोनों कंट्रीज, ईरान हो या इसराइल हो, उनके साथ हमारे रिश्ते क्या हैं और हमारी तरफ से क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन के साथ में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बातचीत हुई थी तो एक सीधा सा स्टेटमेंट गया था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। पर यहां पर सिचुएशन एस्केलेशन जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इसराइल लगातार अपनी तरफ से दबाव बना रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि ईरान के ऊपर जितने कड़े से कड़े आप सख्त से सख्त सैंक्शंस लगा सकते हो वो लगाओ, अदरवाइज यूएनएससी जो है वो एकदम बेकार। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से इजराइल के ऊपर एक्शंस लिए जाने चाहिए। कारण यह है कि इजराइल लगातार हमास के नाम पर वेस्ट वेस्ट आपका जो ये गाजा स्ट्रिप है इस पे लगातार अटैक कर रहा है, जिसके चलते बहुत सारे लोगों की वहां पर डेथ हो गई। तो यहां दोनों तरफ की बात अगर सुनी जाए तो एक्शन और जो स्पीच है दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है कि शांति की बात करते हैं बट शांति की एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये सिनेरियो क्या शो करता है कि अभी ईरान और इसराइल का जो युद्ध है ना, ये पूरी दुनिया के लिए नई मुसीबत के तौर पे इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया की तरफ से बहुत सारे इसके कंसर्न्स हैं या फिर कहें कि हमारे ऊपर इसके सीधे इम्पैक्ट्स हैं। तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो होता क्या है, 14 अप्रैल कल की तारीख को एक वीडियो रिलीज किया जाता है, जिस वीडियो में ये देखा जाता है कि ईरान की तरफ से इसराइल पर अटैक करने की कोशिश की गई। ठीक है, वहां कुछ ऑब्जेक्ट्स थे, वो बात अलग है कि मेडिटेरेनियन सी में डिप्लॉयड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के शिप्स, ठीक है, और उसके अलावा जॉर्डन, इनके द्वारा इसराइल पर आते हुए इन ड्रोन्स को, मिसाइल्स को वहां पर एकदम नलीफाई कर दिया गया। बट ईरान की तरफ से क्लियर कट मैसेज दे दिया गया कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। तो ये वेस्ट एशिया में एक टेंशन वाली सिचुएशन है ना, ये दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल के पास में भी अपनी प्रोटेक्शन शील्ड है, जैसे कि अपना खुद का शिप है, शिप माउंटेड डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है सी डोम। वो कहीं से भी अगर बाहर से अटैक होता हुआ दिखे तो उसको हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है। इसी तरीके से आयरन डोम भी है जो कि एक शॉर्ट रेंज एंटी एंटी रॉकेट सिस्टम है। बट अगेन बात वही आती है कि इसराइल पर अभी रिसेंट टाइम में जिस तरीके से अटैक्स देखे गए हैं उनमें ये आयरन डोम जैसे ये एंटी डिफेंस या फिर एंटी रॉकेट सिस्टम है, ये भी फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी ईरान ने जो किया उसके पीछे की स्टोरी क्या है वो देखो कि 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में दमिश्क, वहां पर जो एम्बेसी है ईरान की, वहां पर उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है इसराइल के द्वारा और उसमें फिर ईरानियन ऑफिशियल्स की हो जाती है डेथ। इसका फिर रिप्लाई जो था वो ईरान की तरफ से ये था कि हम बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेंगे, हम भी इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे। अब सवाल ये आता है कि यहां पर सीरिया में दमिश्क में ये अटैक क्यों किया इसराइल ने? तो इसके पीछे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ईरान ने अपने प्रॉक्सीज पाल रखे हैं, अपनी आर्मी ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप कर रखी है, जिसमें हमास का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। और हमास और इसराइल को कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है और हमास को सपोर्ट कौन दे रहा है? यहाँ पर ईरान। तो इस तरीके से ईरान जो है वो मेन कल्प्रिट है इसराइल की नज़रों में। इस वजह से ये लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो यमन में हौथी रिबेलियंस हैं, जिनके द्वारा कितना ज़्यादा डिसरप्शन रिसेंट टाइम में किया गया, उनको भी कहीं ना कहीं ईरान का ही सपोर्ट मिलता है। तो ये सिचुएशन क्या शो करती है कि मिडिल ईस्ट में ईरान को एक कल्प्रिट के तौर पे देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं जो कि इन दोनों कंट्रीज के साथ मिलकर के चल रहे हैं। वैसे देखा जाए ना तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात कर ली, बोले कैसे भी करके शांति स्थापित की जाए। और यही चीज़ हमने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हुए भी कही कि भाई देखो, आपने
इस एस्केलेशंस के चलते, इन टेंशंस के चलते इजराइल के कुछ जहाज़ों को कैप्चर किया है, कुछ शिप्स को कैप्चर किया है, उनमें 17 इंडियंस भी हैं। तो आप उनकी टेक केयर करो। तो इंडिया के लिए देखो प्रायोरिटी इंडियंस है, और ये इंपॉर्टेंट बात भी है, क्योंकि यूक्रेन रशिया क्राइसिस में भी हमने हमारे स्टूडेंट्स को वहां से किस तरीके से क्राइसिस वाली सिचुएशन से निकाला, वो हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। वहीं दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर दिल्ली में बेस्ड जो ईरान की एम्बेसी है और तेहरान में जो हमारी एम्बेसी है, इनके द्वारा कोशिशें की जा रही है कि कैसे भी करके इस टेंशन को आगे ना बढ़ाया जाए। नहीं, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाते बढ़ाते ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन जो है वो बनती चली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट भी रिलीज किया गया है, जो कि मोर और लेस हमने समझ लिया। अब देखो हमारे स्टेक्स क्या इन्वॉल्व हैं। देखो दोनों कंट्रीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान की बात करें तो ईरान से हम तेल भी खरीदने की बात करते हैं, तेल खरीदते हैं, हमारा एक्सपोर्ट भी होता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान से हम, आप देखोगे कि हमारे, आप कह सकते हो कि सेंट्रल एशिया में जाने का रास्ता निकलता है ईरान से, ओके, या फिर यूरोप के जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे एक्सेस हमारा ईरान के थ्रू दिखता है, क्योंकि हमने चाबार पोर्ट भी तो डेवलप किया है रिसेंट टाइम में। वहीं इजराइल की बात करें तो देखो इजराइल से हमारे डिफेंस सप्लाईज बहुत ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा का मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में। तो सबसे पहले हम इजराइल की बात करें तो डिफेंस और सिक्योरिटी पर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि रिसेंट टाइम में एक ग्रुप बना I2U2, जिसमें इजराइल और इंडिया दोनों इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा एक यूएसए है, एक UAE है। बट फिर भी देखा जाए तो यहां पर इजराइल अगर टेंशन में उलझ जाता है ना, तो वो हमारे लिए खतरे से कम नहीं है। वहीं इजराइल के साथ में टेररिज्म को लेकर के भी हम एक ही फेस पर हैं। इजराइल भी टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म को बिल्कुल क्रिटिसाइज करता है। जब हमारे ऊपर 26/11 अटैक हुआ था मुंबई ताज होटल वाला, उसमें इजराइल हमारे साथ खड़ा था। उसके अलावा कारगिल वॉर की बात करो या फिर नॉर्मली बात करें तो हमने बराक जैसी जो मिसाइल्स हैं वो भी डेवलप की है इजराइल के साथ मिलके, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमें इजराइल बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट भी सप्लाई करता है। ईरान की बात करें तो ईरान देखो अपनी तरफ से एक तो मेजर ऑयल सप्लायर तो है ही वर्ल्ड ओवर। अगर ये टेंशन्स में उलझ जाता है तो वर्ल्ड में ऑयल सप्लाई को डिसरप्शन का सामना करना पड़ेगा, और ऑयल सप्लाई अगर महंगी हो गई तो मान के चलो हमारे महंगाई बढ़ेगी, जो कि फिर उल्टी मार मारती है हमारे कॉमन मैन को। वहीं दूसरी तरफ तालिबान को लेकर के भी ये ईरान और इंडिया एक स्टैंड पर है कि वहां पर माइनॉरिटीज को सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा चाबार पोर्ट हमने क्यों डेवलप किया, जिससे कि सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारी इजी एक्सेस हो। कारण क्या है कि पाकिस्तान हमें एक्सेस नहीं देता, तो इसके लिए ईरान में स्टेबिलिटी स्थापित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हमारे ऊपर इंपैक्ट्स की बात करें तो और आप इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए देख सकते हो कि बहुत सारे इंडियंस इजराइल में रहते हैं, 18,000 के लगभग, और 5,000 से 10,000 के लगभग ईरान में। तो वहां पर अगर टेंशन होती है तो हमारे लोगों को निकालना हमारी प्रायोरिटी रहती है, वो भी एक अपने आप में कंसर्निंग फैक्टर हो गया। फिर आ जाइए एनर्जी की। देखो इंडिया अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए 80% इंपोर्टेड ऑयल सप्लाई पे डिपेंडेंट है, और उसमें ईरान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वेस्ट एशिया का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वहां टेंशन्स बढ़ती है ना तो देखो चिंता की बात हमारे लिए बिल्कुल है। वहीं दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में जब ऑयल सप्लाई में डिसरप्शंस आए तो वो बात ठीक है कि हमने रशिया से हमारी जरूरतें पूरी की सस्ते में तेल खरीदा, क्योंकि रशिया पे वेस्टर्न कंट्रीज ने लगा दिया सैंक्शन, तो हमें सस्ते में बेच दिया। बट यहां पर अगर मिडिल ईस्ट में ये टेंशन ज्यादा बढ़ती चली जाती है तो वो हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। आ जाइए फिर थर्ड इशू पे। मैंने आपको बता दिया I2U2 ग्रुपिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, इधर से सऊदी अरब से होते हुए, इजराइल से होते हुए आप जा रहे हो यूरोप। इंपॉर्टेंट एक है G20 मीटिंग के टाइम पे इंडिया जब इसको चेयर कर रहा था G20 को, तब IMEC दैट मींस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को अनाउंस किया गया था। तो ऐसे में इजराइल की स्टेबिलिटी यहां पर जरूरी हो जाती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर इंडिया के ऊपर सीधा और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके के इंपैक्ट्स हम देख सकते हैं, और इस चीज को ध्यान रखते हुए इंडिया दोनों कंट्रीज के साथ रेगुलर कांटेक्ट में है, रेगुलरली स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। फिर लास्ट में आपके लिए देखो मिडिल ईस्ट की जब बात ही आ गई ना, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी दोगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दें, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या इक्वेशन वहां पर बन रही है, क्या हमारे लिए वहां पर कंसर्निंग फैक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं हॉल्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।